हेलो बच्चों, ये देखिए हम आपके लिए आज क्या लेके आए हैं। इसको ध्यान से देखिए। ये है आपका यूपी बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का 2020 का पेपर, जिसे आज हम इसी क्लास में हल करेंगे और आप भी हमारे साथ इसको हल करते हुए देखेंगे। पहले ध्यान से देखिए इस पेपर को। जिस बच्चे का ये था मैंने उसका नाम काट दिया है, ठीक है, और उसका रोल नंबर भी हटा दिया है। उनका कहना था कि सर इसको हटा दीजिएगा। पहले ध्यान से देखिए पेपर कैसा आता है। अनुक्रमांक यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरने के लिए आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे टिक किया गया है, जो कि एग्जामिनर द्वारा टिक किया गया है। यहाँ आपका नाम और यहाँ एग्जामिनर का सिग्नेचर रहता है। पेपर चेक करने के बाद ये सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं कि 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए सारे निर्देश दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप 2020 का भौतिक विज्ञान का 346 ये सेट नंबर है XT। इसको आज हम हल करने वाले हैं, जिसमें से देखिए सबसे पहले हम जैसे ही पेपर खोलते हैं हमारे पास 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो आज हम इन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हम ब्लैक बोर्ड पे दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे चाहे तो देख सकते हैं, इसका सेट नंबर XT है। तो एक प्रकाश की किरण, देखिए हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, इसके सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे आपके साथ, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। तो पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपवर्तित नहीं होगी। कुछ बच्चों को वहां से समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो पेपर में भी चाहें तो देख सकते हैं। एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है। जब एक प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो उसका क्या नहीं बदलेगा? वेग नहीं बदलेगा। वेग तो जाहिर सी बात है बदल जाएगा। समझिए, आप हवा में दौड़ रहे हैं, बालू में दौड़ रहे हैं, दोनों का अंतर तो हो जाएगा। हाँ सर जी, अंतर तो हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगा, आयाम भी बदल जाएगा। बचा क्या? आवृत्ति। ये हो जाएगा हमारा सही, आवृत्ति नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर कोई याद करते चलिए क्वेश्चन मेरे साथ, एक प्रकाश की वायु से जल में जाती है तो उसकी क्या नहीं बदलेगा? उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी बच्चा। दूसरा प्रश्न, PN संधि डायोड के अवक्षेप परत में होता है। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। PN संधि डायोड के अवक्षेप परत में होता है क्या बच्चा? केवल कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, या इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, या न तो इलेक्ट्रॉन और न ही कोटर। तो जैसा बच्चों आप लोग को मालूम होगा, इसका भी क्या होगा? इसका भी D होगा, न तो इलेक्ट्रॉन और न ही कोटर, न तो इलेक्ट्रॉन और न ही कोटर। जिस प्रकार आपका प्रश्न दिया हुआ है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर दूसरा 1 नंबर वाले प्रश्न है, इसको हम करेंगे, फिर ये 2 नंबर वाले प्रश्न है खंड ख, इसको हम करेंगे। इसको हम लिख देते हैं खंड अ। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं बच्चा? खंड अ, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िए अब आप लोग। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावित है? एक जस्ते की सतह है, उस पर से हमें इलेक्ट्रॉन विकिरण करवाना है, तो पूछता है उसके लिए कौन सी किरण प्रभावित है। तो आपको पता होगा बच्चा कि औरक्त किरण उसके लिए प्रभावित है, यानी कि C। तो देखिए ये 3 प्रश्न अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट 3 प्रश्नों की ओर, ठीक है। अब हम कहाँ चलेंगे? अपने नेक्स्ट 3 प्रश्नों की ओर। चलिए बच्चों, तो अगले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके स्क्रीन पर, जिसमें से चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न है, PNP या NPN ट्रांजिस्टर के आधार से प्रवाहित धारा होती है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसी बात कर रहा है, NPN या NPN ट्रांजिस्टर के, दोनों ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ये अच्छा प्रश्न है, ये इस बार भी आ सकता है, ठीक है। PN ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, कोटर द्वारा, विसरण द्वारा या बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। एमीटर की यहाँ बात नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा है किसकी? बेस की, यानी कि आधार द्वारा। कौन बताएगा? तो बच्चा इसका होता है बहुसंख्यकों द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? बहुसंख्यकों द्वारा। यहीं पे अगर एमीटर रखता, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। दूसरा, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, निर्वात मतलब वायु हम समझते हैं, तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। G में इसकी जल, अच्छा सॉरी यहाँ पे G नहीं जल है,
जल में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी या होगा। जल का अपवर्तनांक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक n बराबर 4/3। तो याद रख लीजिए, जल में जाए, कांच में जाए, किसी में भी जाए, अगर निर्वात का अपवर्तनांक दिया हो, ठीक है, निर्वात का तरंग दैर्ध्य दिया हो और किसी और का तरंग दैर्ध्य पूछे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है तो लैम्डा W बराबर लैम्डा अपॉन n, यानी कि उसका अपवर्तनांक जिस माध्यम में जा रही है, और ये क्या है, ये निर्वात का अपवर्तनांक है। तो ये क्या होता है बच्चा, 6400 अपॉन में क्या दिया इसका अपवर्तनांक 4/3, तो 4/3 ऊपर चला जाएगा 3। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो 1600 और ये हो जाएगा आपका 4800। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4800 एंगस्ट्रॉन। आप अगर इस पेपर को और हमारे केमिस्ट्री वाले भी पेपर सॉल्यूशन को देख रहे होंगे तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा, क्या ऐसे प्रश्न केमिस्ट्री में 2-3 नंबर के आते थे जो फॉर्मूले बेस पे होते थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुविकल्पीय में आ रहा है बच्चा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा अंतर है न्यूमेरिकल्स का। वहाँ पे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले बेस पे आ जाते हैं सारे न्यूमेरिकल, 4 नंबर वाले भी, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल सिर्फ बहुविकल्पीय फॉर्मूले बेस पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कुंडली के सिरों के बीच क्या है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर, क्या बोला, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात, देखो प्रेरण प्रतिघात पूछे, ठीक है, या आपसे इसका बोलता कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, कुछ भी पूछे, प्रतिरोध से रिलेटेड प्रतिघात पूछे, प्रतिरोधकता पूछे, कुछ भी पूछे, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो हम पहले याद रखते थे, V/IR। तो जहां भी प्रतिरोध से रिलेटेड बात होगा तो V/R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R=V/I। तो यहाँ पे क्या है, प्रेरण प्रतिघाता की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरण प्रतिघात यानी कि एक्सल की बात हो रही है, तो एक्सल हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, V/I। यहाँ पे V क्या दिया हुआ है, 40 वोल्ट, और यहाँ पे देखिए धारा माइक्रो एम्पियर में दी हो तो इसको हम एम्पियर में चेंज करेंगे, 80 × 10⁻³ 40 से ये 2 बार में चला जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा, अपॉन में 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, 500 क्या ओम। अब देखिए इसमें कहीं 500 दिखाई दे रहा है, हाँ 500 सर दिखाई दे रहा है, पहला वाला समझ में आया। अभी तक अगर आपने ये 6 प्रश्न कर लिए होंगे, मैं शुरू से ही बोलता आता हूँ कि बहुविकल्पीय प्रश्न 6 का 6 सही करना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि 70 नंबर के पेपर में से, इस 70 नंबर के पूर्णांक पेपर में से, 70 नंबर का होता है ना, 70 नंबर के पेपर में से आपको 65, 68, 70, 60, 62 यानी कि 60 के पार अगर आपको चाहिए तो आपको ये 6 के 6 प्रश्न सही करने होंगे। जहां आपने ये 6 के 6 प्रश्न सही किया, बच्चा समझ गया कि एग्जामिनर समझ गया क्या, बच्चा अच्छे स्कूल का पढ़ा लिखा और एक अच्छा छात्र है, और साथ ही साथ आपके पीछे जिसकी कॉपी होगी उसकी फ्यूचर आपकी वजह से थोड़ी सी बन जाती है, क्योंकि एग्जामिनर समझता है बच्चा अच्छा है, उसका मूड अच्छा कर देता है तो उसके बाद वाले की भी मूड अच्छी हो जाती है। तो ये 6 प्रश्न सही करना अनिवार्य थे। अब देखिए, अब हम चलेंगे खंड ब की ओर। क्या है खंड ब, इसमें भी निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ, इसमें से देखिए सब 1 नंबर के हैं, ठीक है, इसमें से भी सब 1 नंबर के हैं, तो ये भी बहुविकल्पीय के ही समान होते हैं। तो पहले चलेंगे इसका ले लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे बच्चा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नों को, तो हम इरेज कर देते हैं। देखिए कुछ प्रश्न जो बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, मैं सारे प्रश्न लिखूं तो 3 घंटे का प्रश्न है, समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए अब हम आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाएंगे और जो डिफिनीशन है वो समझाएंगे, ठीक है। प्रश्न आपको बोलेंगे, आप चाहें तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चा। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, इंक लाना, लिखना,
पूरी व्यवस्था फ्री में हम आपको दे रहे हैं। बस हमारी चाह क्या है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर यूपी बोर्ड में इस बार टॉपर बन जाएं। लोग यही सोचते रहेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और आप बाजी मारकर निकल जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद कोई ये नहीं देखता कि बच्चों की परिस्थिति क्या थी, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद ये कोई नहीं देखता है, आप खुद नहीं देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 12, इसको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल है। देखिएगा ये है दूसरे का पहला क्वेश्चन नंबर 2। खंड क्या, खंड ब, ठीक। पहला प्रश्न कि 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। न्यूट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। अब देखिए ये जो हमारे स्टूडेंट होंगे ना, वो इसको बिना देखे कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, उसको बिना देखे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये क्वेश्चन अपने इम्पॉर्टेंट सीरीज में सॉल्व करवा चुके हैं। इससे ही संबंधित क्वेश्चन, शायद डाटा भी यही थे। तो अब देखिए इस प्रश्न में हमें क्या करना है बच्चों, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने हैं। 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी हुई है और इस न्यूट्रॉन की, एक न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो देखते चलेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इक्वल टू ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, यानी कि लैम्डा इक्वल टू में आपने क्या पढ़ा होगा, hc/e। यहां पे e क्या है मैं लिख देता हूं, h प्लांक नियतांक, c प्रकाश की चाल, और E ऊर्जा, E एनर्जी। अब आप वैल्यू जानते हैं। अब क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं जानते तो वैल्यू लिख लीजिएगा। इसका तो सबको पता होगा, 3 × 10⁸। इसका होता है 6.6 × 10⁻34। और ऊर्जा यहाँ पे आपको दी हुई है बच्चा 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ऊर्जा लिखने में क्या लिखेंगे, 12 सर जी, 0.8 हो गया, गलत है। पहले क्या बोला, मेगा, तो मेगा से हम चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आ गया 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऊर्जा कभी भी हम किस में नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखेंगे, उसको किस में लिखेंगे, जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, अगर ये आपने पढ़ा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻−19 जूल। तो इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करके इसको जूल में चेंज करेंगे, 1.6 × 10⁻−19। तो ये हो गया किसमें, जूल में। अब हम इसको रख के सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम पुट कर देते हैं, 6.6 × 10⁻−34 गुणे 3 × 10⁻8 अपॉन में 12.8 गुणे में 10⁻6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19। अब आप इसको सॉल्व करके इसका तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो तरंगदैर्घ्य किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन में। और कितना तरंगदैर्घ्य आएगा, तो तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉन में नहीं आएगा, 9.6, ये आ गया आपका मीटर, क्योंकि आपने सभी चीज जूल में रखा और वहां पे प्रकाश मीटर पर सेकंड में रखा, न कि एंगस्ट्रॉन में रखा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या था प्रश्न, डी ब्रोगली तरंग। देखिए 1 नंबर का ये क्वेश्चन है खंड ख का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज को देखते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, तो कम से कम आपको पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न, ये देखिए ये सब प्रश्न तो बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड ब का दूसरा प्रश्न 1 नंबर वाला, और तीसरे प्रश्न तक जो 2 नंबर वाले, यहाँ तक आपको इसमें से सारे क्वेश्चन लगभग 5 में से 2-3 आ जाने चाहिए।
जो आप एकदम रटे रटाए हो, जो आप उसको पहले से ही सॉल्व किए हो, नए आपको ना लगे। अगर आप पहले ही प्रश्न में इतना टाइम देने लगेंगे तो फिर आगे क्या। अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखता, क्योंकि बड़े क्वेश्चन 1 नंबर का प्रश्न इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मैं डायरेक्ट ये लिख के ये सॉल्व करके ये लिख सकता था और ये क्वेश्चन मैं मात्र 20 से 30 सेकंड में कर लेता। तो इसी प्रकार आपको भी अपनी हैबिट बनानी है। चलिए अब हम बात करेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, गॉस का प्रमेय क्या है, कौन बताएगा। बताइए गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या है, मैं बोल देता हूं एक बार। गॉस के प्रमेय, गॉस का प्रमेय, ठीक है ना। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q Q के 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग कैसे लिखते हैं, गॉस प्रमेय। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, क्या है गॉस प्रमेय ना। देखिए इतना लिखने के बाद से 1 नंबर का है, तब भी हम लिख देंगे यहाँ फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक, इस प्रकार से हम उसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है। अब इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं बच्चा। समझिए, चीज़ों को समझते चलिए, देखते चलिए। ये सब 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं आपके। अभी खंड कौन से चल रहा है, खंड ख चल रहा है। देख रहे हैं वीडियो के जब पॉज करके आपको तुरंत क्वेश्चन लाई जाती है तो उसके पीछे कितनी मेहनत की जाती है, इसको आप देख सकते हैं। तब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। हम मार कर लाते हैं, पढ़ाते हैं, छांटते हैं, टाइम देते हैं कि आपका टाइम बचे, लेकिन आप लोग को सब्सक्राइब कहाँ करेंगे आप लोग। चलिए घ वाला, ठीक है, ग वाले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब ये भी अच्छा प्रश्न है, दिया हुआ है। देखिए, एक एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य, क्या बोला, एक एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति क्या होगी, ठीक है, बताइए। एक एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाले, एक एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। हमको तरंगदैर्घ्य दी हुई है, आवृत्ति निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा। तो आपको पता होगा कि वेग बराबर होता है। देखिए यहाँ से मैं फॉर्मूला ही बताता चल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट ना समझें, सीधे समझते चले, ताकि थोड़ा सा पलट के ही पूछ दे तो आप कर पाए। वेग इक्वल टू होता है आवृत्ति यानी कि ऐसे इनटू तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा। यहाँ से हमें आवृत्ति निकालना है, तो ये हमारा आवृत्ति हो जाएगा क्या, c/λ। c क्या है, प्रकाश की चाल, तो ये आ गया 3 × 10⁸। और ये लेमडा क्या है, यहाँ पे दिया आपको एक एंगस्ट्रॉन को मीटर में हम चेंज करेंगे, 1 × 10⁻⁻10। ये आपको पता होगा ना कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁸। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसकी यूनिट क्या आएगी, बताइए। पर सेकंड, यूनिट क्या आएगी, पर सेकंड। आवृत्ति की यूनिट भी लिखना आपको, या तो हम इसको पर सेकंड लिख सकते हैं, या इसकी अच्छी से आवृत्ति लिखी जाती है हर्ट्ज। क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज। चलिए ये हो गया आपका ग। अब देखिए हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश विद्युत प्रभाव में सत्संग विभव या आतंक वोल्टेज से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सत्संग विभव से आपका क्या तात्पर्य है, तो ये देखिए, अगर हम पहले इसको अच्छा कर लीजिए, इसको कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चलिए,
तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, प्रकाश विद्युत प्रवाह सत्संद विभव, इसे हम लोग, सत्संद विभव क्या होता है समझिएगा। हम, ये हमारे पास दो प्लेटें हैं, ठीक है, तो सत्संद विभव क्या होता है जानते हैं, प्रकाश जब इस पर पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक। तो सत्संद विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक न्यूनतम विभव है। किस पे, धन प्लेट पर। सत्संद विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिसके लिए ऋण प्लेट से उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉनों को धन प्लेट पर पहुंचने से रोकता है। कौन सा विभव, वह विभव जो आपतित प्रकाश से उत्सर्जित होने वाले संगत कैथोड के इलेक्ट्रॉन को रोकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सत्संद विभव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बहुविकल्पी में भी आता है, सुनिएगा। हाइड्रोजन के वर्ण क्रम में यानी कि स्पेक्ट्रम भी जिसे हम बोलते हैं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। लाइमन, बामर, ठीक है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, सब आपने पढ़ा है ना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी श्रेणी ऐसी है जो किसमें पाई जाती है, पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, कौन बताएगा। 4 श्रेणियां फेमस हैं, लाइमन, बामर, फुंड, तो इसमें से कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, तो याद रखेंगे हम लोग कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा मैं आपके लिए नहीं कर सकता। लाइव क्लास में आपके लिए बताइए पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। अब व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो देखिए समझिए ध्यान से, व्यक्तिकरण 2 नंबर वाले प्रश्न हम लोग घुस चुके हैं खंड 100 में, ठीक। व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं और प्रकाश के व्यक्तिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो व्यक्तिकरण से हम लोग क्या समझते हैं, तो मैं देखिए डिफिनीशन बोल रहा हूँ, चाहे नोट करना तो नोट कर सकते हैं। व्यक्तिकरण, जब प्रकाश की 2 किरणें एक साथ मिलती है ना, उनकी क्या होती है, आवृत्ति भिन्न होती है। तो इसी को हम कैसे बोलेंगे डिफिनीशन में, जब प्रकाश की 2 किरणें एक साथ एक ही दिशा में, जब प्रकाश की 2 किरणें समान माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तथा अध्यारोपण के पश्चात, ठीक है, तथा अध्यारोपण के पश्चात विभिन्न बिंदुओं पर उनकी आवृत्ति उनके योग से भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, उनके योग से भिन्न भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर आवृत्ति क्या होती है, आयाम अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। जिन बिंदुओं पर अधिकतम उसे संयोगी व्यक्तिकरण और जिन बिंदुओं पर न्यूनतम होता है उन्हें विनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। अब आप शुद्ध बुक वाली डिफिनीशन हमसे मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, आप डेली रट रहे हैं और हम बस आपको समझा सकते हैं। क्या, जब प्रकाश की 2 किरणें एक साथ एक ही माध्यम में आती है तो उनका अध्यारोपण होता है। अब इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्यक्तिकरण के आई का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ पढ़ा होगा ना, I1 + I2 रूट I1 I2, ऐसे कुछ पढ़ा था आपने, ठीक है। जो मैं बताना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग परिकलन कीजिए। लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि भाई क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताना पड़ेगा। बताइए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप लोग हमें बढ़ाइए। अगले दिन ही, जिस दिन आप लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन देखिए मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ। अब ये जो डिजिटल लोग हैं जो पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, आसानी से ये चीज़ें कर सकते थे, लेकिन उनको भाई हर एक चीज़ के लिए पैसे ही चाहिए। चलिए छोड़िए। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी उत्तेजित, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी उत्तेजित, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे लिख दे रहा हूं, एच समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब ई की
ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग परिकलन कीजिए। कोणीय संवेग, कुछ को तो रेखीय संवेग भी नहीं मालूम होगा क्या होता है। कोणीय संवेग छोड़िए, रेखीय संवेग ही कुछ को नहीं मालूम होगा। कुछ बोलेंगे इस 2 नंबर के प्रश्न के लिए मैं तो जान देने से रहा। ठीक है भाई, कुछ क्या बोलेंगे कि इस 2 नंबर के प्रश्न के लिए मैं तो जान देने से रहा। प्रश्न देखिए बड़ा है, समझने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम आ गए हैं किसमें, 2 नंबर वाले प्रश्न में। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं, पहले वो चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया है H इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। तो ऊर्जा को पहले हम किसमें परिवर्तित करेंगे, ऊर्जा को हम कैसे परिवर्तित करेंगे, जूल में। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करेंगे। ऊर्जा को हम लोग किसमें परिवर्तित करेंगे, जूल में। नहीं, क्यों नहीं सर, पिछली बार तो आपने जूल में परिवर्तित करवाया था। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणी में जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उसकी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा होगा, एन। हाइड्रोजन परमाणु के एन कक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी एन कोष की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ऊर्जा क्या होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे एन। क्या मैं सही हूँ, एन का स्क्वायर? मैं सही हूँ कि गलत हूँ, सही हूँ कि गलत हूँ, आप बताएंगे। सर आप तो, अरे सॉरी 13.6 ये लिख दिया ना, ये तो नहीं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें कोणीय संवेग ज्ञात करना है। और कोणीय संवेग क्या होता है, कौन बताएगा? कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, NH/2π। कोणीय संवेग बराबर NH/2π। तो h तो हमें पता है, 2π की वैल्यू पता है, लेकिन हमें n की वैल्यू पता है नहीं पता है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू पहले निकालेंगे। चलिए आइए हमारे साथ। E की वैल्यू हमें दी हुई है ऊर्जा, तो यहाँ से हम ऊर्जा लिख लेते हैं -3.4 -13.6 n का स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, तो ये चला गया n स्क्वायर इक्वल टू, देखिए मैं कैसे इसको काटता हूँ, कुछ तो हो जाएंगे यहीं पे रद्द, कुछ तो हो जाएंगे। ये तो सिंपली कट ही रहा है, हमको लगा लगभग में काटना पड़ेगा, इसीलिए कुछ हो जाएंगे, बोल रहे थे परेशान। ये तो आप देख सकते हैं 3 3 9 और 4 4 16, तो 3 चौका 12 और 4 चौका 16, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 4 में आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 13.4। तो ये तो ईजी हो गया, यहीं पे ईजी दे दिया, 2 नंबर का था इसीलिए ये दे दिया √4, तो n की वैल्यू आ गई 2। अब हमको क्या पता है, कोणीय संवेग बराबर, अब बताइए, इतना 1 नंबर का प्रश्न आप लोग सोच रहे थे ना, NH/2π। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34। 2π, इसकी वैल्यू आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख दे 3.14। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको हम लगभग में काटेंगे, ये पहले ये कट गया, और इसको अगर देखें हम लोग तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें 2.3 दूना 6 और ये है 4 1 है, तो ये आ जाएगा बच्चा आपका 2.1 गुणे 10 के घाते -34। कोणीय संवेग आपका आ गया। दो नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर का प्रश्न था ये आपका। इस देखिए जल्दी समझिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप पूछ सकते हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप पूछ सकते हैं। मैंने देखिए, मैं अगर इसको चाहूँ तो बहुत बड़े से लिख सकता हूँ, पहले ये लिखूँ फिर ये लिखूँ कि n कोष की संख्या, फिर यहाँ पे ऐसे लिखूँ n कोषों की संख्या, h प्लांक नियतांक, ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। यही प्रश्न अगर 6 नंबर में रहता तो हम सारी चीज़ों को समझाते। 2 नंबर का प्रश्न में कितना करें, 2 नंबर के प्रश्न में 2 स्टेप इसने दे दिया, 2 फॉर्मूला लगवा दिया, बस बहुत है। इन्होंने तो दिया है कि बस आपको 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आपको पता है तो हम नंबर लेके जाइए। ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस आप दोनों फॉर्मूला जानना चाहते हैं। आप इसको लगभग में काटिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे लगेंगे देखिए कलाकारी करने, 6.4 गुणे 10 घाते -34 है ना, ये बहुत बुद्धिमान वाले जो होते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हटा 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको लगेंगे 2 से काटने, 2 से 3 2 0 1 5 7,
फिर देखेंगे अरे अब तो कट नहीं रहा है, 3 से कटे 2 से। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग, उनकी ज़रूरत में न फंसे। आप यहाँ से देख सकते हैं 2.6, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कुछ अधिक आ रहा है तो लिख देंगे 2.2, 2.1। समझ रहे जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। इस प्रकार प्रश्न हल होते हैं और यहाँ पे एग्जामिनर भी आपको काटेगा नहीं, कभी नहीं काटेगा। आप मोबाइल से ही भाग देंगे तो यही जहाँ 2.1 या 2.2 आएगा। अब 2.3 भी लिखते तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा लगभग में काटा है, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न आप कैलकुलेटर थोड़ी ना लेके बैठे हैं। अगर आपको पता होगा तो आईसीएसई बोर्ड वाले को क्लास 12 में कैलकुलेटर लेके इसलिए बैठने के लिए अलाउ होता है। चलिए अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ गया मार्कर? हाँ, तो इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही है। भाई फिजिक्स में शुरू से ही बोलता हूँ, फिजिक्स में रटने की जरूरत नहीं। तो सर इतना फिजिक्स में पढ़ने के लिए नियम दिया क्यों है जब आता नहीं है? देखिए नियम बिना जाने आप कोई फॉर्मूले फिजिक्स के नहीं हल कर सकते। 2 नंबर वाले में है ना, अभी देखिए जब 4 नंबर वाले में आप जाएंगे, अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट सीरीज की क्लास की होगी, नहीं की होगी तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको दिखेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आप देखेंगे केमिस्ट्री में तो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिजिक्स जो है बाप रे बाप, उसमें गॉस का प्रमेय भी यूज हो जाता है, कूलाम का नियम भी यूज हो जाता है। किसमें? फॉर्मूला करने में। फॉर्मूला करने में, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं किया जा सकता फिजिक्स के। चलिए प्रश्न क्या है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, अब मैं बोल देता हूँ और प्रश्न यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं सॉल्व करना आपको बताता हूँ वैसे मैं लिख रहा हूँ। एक गोलाकार चालक है, फिगर बना देता हूँ, समझिएगा। ये समझ गया हम, गोलाकार चालक, इसकी त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ r बराबर 9 सेंटीमीटर। आप पढ़े लिखे हैं तो इसको ही हम प्रश्न बोलते हैं। आगे इसकी धारिता तथा उसके आवेश की गणना कीजिए। धारिता क्या बोलते हैं? ज्ञात करना है। तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसके लिए इसका विभव, आवेश की भी गणना करनी है। कब? जब विभव 1000 वोल्ट हो। 1000 वोल्ट, हाँ 1000 वोल्ट हो जाए। इस प्रश्न को हमें करना है, कौन करेगा? एकदम इजी सा प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता बराबर किसी, ये प्रश्न इजी था, विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या हम लोग पढ़ा था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, क्या ये किसने पढ़ा है कि नहीं? A की जगह यहाँ पे R आप लोग लिख लीजिए, ये A था, त्रिज्या था वहाँ पे, यहाँ पे आप यहाँ पे R लिख लीजिए या A लिखिए, कोई भी कुछ भी लिखिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? हाँ सर सही है। तो अब आपको क्या करना है, बस यहीं से C की वैल्यू निकालनी है। A यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे A लिख लीजिए, A आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको ये A दिया हुआ है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 के पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 × 10 के पावर 9 हो गया हल। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/9 × 10 के पावर 9 और मल्टीप्लाई में क्या है? A की वैल्यू कितनी है? 9। हम 9 को सेंटीमीटर से पहले मीटर में चेंज करेंगे। यही बच्चे गलती करते थे, इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे। 9 × 10 घाते -2, तो ये 9 × 10 के घाते -2, 9 से 9 गया, ये ऊपर आएगा तो माइनस में, C = 10 घाते -11। एक हल हो गया। देखिए जितने भी 2 प्रश्न हैं, इसमें फैराडे नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर नहीं कट जाएगा। अब एक प्रश्न हो गया, अब इसमें भी क्यों सॉल्व करना है? 2 नंबर के प्रश्न में साला 2 क्वेश्चन दे रहा है, बस फॉर्मूले बेस पे दे रहा है। तो हमको पता है Q = क्या होता है भैया? CV। तो Q = क्या हो गया? C कितना है हमारा? 10 घाते -11 और V कितना दिया है? 1000। तो Q = 10 घाते -8 कूलाम। तो इतने कूलाम पर 10 घाते -8 कूलाम पर क्या हो जाएगा? वोल्ट, 1000 वोल्ट की विभव हो जाएगी। वोल्ट कितने वोल्ट की विभव हो जाएगी? तो 1000 वोल्ट की विभव हो जाएगी। ठीक है,
फिर हमसे एक पूछ रहा है, एक चित्र दिया हुआ है, ये भी कर देते हैं। ये खंड ख का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से अब हम चर्चा करेंगे इसकी अगली वीडियो में। अगर आप लोग इसका फीडबैक अच्छा देते हैं, आप लोग चाहते हैं ऐसे ही पेपर करवाया जाए, तो इस पर एक नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें ये पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा। चलिए, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, वीडियो काफ़ी लंबा चला गया है। फिगर देखिएगा, ये ऐसे आया, टिंग 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 टिंगा 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 2 माइक्रोफैराडे। उसके बाद से टिंगा धारा दिया हुआ है 2 एम्पियर। ठीक, ये दिया आपको 5 ओम, ये दिया आपको 3 ओम और ये दिया आपको 2 ओम। पूछा क्या है सर, चित्र में संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? अरे मास्टर आप है तो बताएगा कौन? नहीं भाई, आप बताइए। क्या आपने कुछ सोचा है ऐसा प्रश्न? क्या आपने जो बच्चे हमारे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्लास कर लिए होंगे, उनके लिए तो ये प्रश्न इजी होगा, वो आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रिक दिया हुआ है ना, चीज़ें समझाई हुई है। पहले क्या करना है आपको? पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले बेवकूफ़। संचित ऊर्जा की फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो क्या होता है सर जी? U = हाफ QV भी होता है सर जी। U = ये U है सर जी, U = हाफ CV² भी होता है। अच्छा, Q तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते हैं, नहीं निकाल तो नहीं सकते हैं सर जी, लेकिन हमें यहाँ पे C दिया हुआ है और V नहीं दिया हुआ है, तो हम V निकाल ले तो हमको काम बन जाएगा। यहाँ पे तो QV दोनों निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे V निकालना ही समझे। तो V कैसे निकलेगा? प्रतिरोध पहले हम निकाल लेते हैं, सब श्रेणी क्रम में है, तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5, तो क्या हो जाएगा? 10 ओम। और आपको धारा दिया हुआ है कितना, बस काम हो गया, 2 एम्पियर। तो V = क्या होता है? IR। तो V कितना हो गया? 20 वोल्ट। कहानी खत्म। U = हाफ, C की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 माइक्रोफैराडे। माइक्रोफैराडे को फैराडे में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁶। ठीक है, और V की वैल्यू 20 × 20। इसको कट कर दीजिए 2 से इसको, तो ये आ जाएगा कितना? U की वैल्यू हम यहाँ पे अगर लिखें तो U की वैल्यू हमारी आ जाएगी 400 × 10⁻⁻⁶, या इसको हम लिख सकते हैं U = 4 × 10⁻⁻⁴ क्या जूल। हो गया, हो गया प्रश्न। ये थे आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। अब आपके देखिए और प्रश्न भी बचे हुए हैं, जहाँ पे देखिए ये सब प्रश्न दिए हुए 3 नंबर वाले प्रश्न प्रारंभ हो जा रहे हैं, इसके बाद से 5 नंबर वाले प्रश्न, और फिर यहाँ से भौतिकी नियतांक वाले, बस यहाँ पे आपका पेपर खत्म। यहाँ से इंग्लिश मॉडल शुरू हो जा रहा है। देखिए, अच्छा एक बात देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा पेपर को हम दिखा देते हैं एक बार अच्छे से। ये देखिए आपका पेपर रहा, ये देखिए 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज। ये देखिए, ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। घबराए ना बच्चों, कुछ नियतांक आपको पेपर में यहाँ पे दिए रहते हैं। प्लांक का नियतांक दिख दिया है 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकंड। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रकाश की चाल, इसका भी मान देखिए आपको दिया हुआ है, आप देखें तो ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अगर कोई पूछता है, जैसे कभी कभार इसका मात्रक पूछ देता है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तब। उसके बाद से सेम पेपर देखिए आपका चालू हो जाएगा इंग्लिश में। सेम पेपर आपका इंग्लिश में चालू हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से सेक्शन ए, सेक्शन बी, देखिए सब वही प्रश्न रहेंगे ठीक उसी प्रकार से। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। फिर देखिए आपके लिए भी यहाँ पे दिया रहता है फिजिकल कांस्टेंट जो है, देखिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार आपका पेपर सॉल्व करवाया जाए और भी विविध वर्षों के पेपर सॉल्व करवाए जाए, तो आप कमेंट करके बताइए। इसकी अगली सीरीज भी हम जल्द लेकर आएंगे अगर आप सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।